स्वागत है आप सभी का। बड़ी खबर है इस वक्त की। प्रदेश का सियासी घमासान जो कि राज्यसभा के रण के वक्त से शुरू हुआ था, पिछले शनिवार से जो धमाकेदार हो चला था, जिसमें एक के बाद एक बड़ी ब्रेकिंग सामने आ रही है, आज वो आर पार हाईकोर्ट के दर पर पहुंचा। हाईकोर्ट में पहले 3 बजे सुनवाई हुई, फिर 5 बजे एप्लीकेशन पर सुनवाई हुई और फिर 7:40 का वक्त रखा गया कि डबल बेंच बनेगी, डबल बेंच सुनवाई करेगी, लेकिन हो नहीं पाया है, सुनवाई टल गई है। यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। बागी विधायकों की याचिका पर सुनवाई टल गई है, यानी बागी गुट के लिए किसी तरह की राहत आज की रात लेकर नहीं आई है, बल्कि उन्हें अब डबल थिंकिंग करनी होगी। इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संपादक जेपी शर्मा जी। जेपी जी, ओवर टू यू। थैंक यू स्वप्निल, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। और जैसा हमारे सहयोगी अभी बता रहे थे, सियासी उठापटक जो प्रदेश में चल रही है उसका रास्ता आज अदालत की ओर मुड़ गया। जिन 19 विधायकों को नोटिस दिए गए थे देर रात 14 जुलाई की, उन्होंने अदालत का रुख किया। राहत पाने के लिए उनको कल दोपहर तक जवाब देना है, 1 बजे तक। उसको लेकर वो आज कोर्ट चले गए थे। कोर्ट ने पहले 1 बजे सुनवाई हुई, 5 बजे प्रार्थना पत्र दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का, डबल बेंच का गठन होना था। उसके बाद सुनवाई को कल तक के लिए टाल दिया गया। इस बीच का क्या घटनाक्रम कोर्ट में रहा है, सबसे पहले हमारे संवाददाता सचिन का हम रुख करेंगे। हमारे संवाददाता गोवर्धन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और स्टूडियो में भी हमारे साथ गेस्ट हैं जिनसे भी हम बात करेंगे। पहले सचिन के पास। किसी तरह की औपचारिक शुरुआत करने से ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त क्या हुआ कोर्ट में, वो आपको बताएं। सचिन, आपके पास आ रहा हूँ। पहले दिन भर का क्या घटनाक्रम, और अब फाइनली कल दोपहर 1 बजे का वक्त डिसाइड किया है कोर्ट ने सुनवाई के लिए। तो ठीक है ना, सुबह ले लेंगे ना अपन, सुबह खाली कर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कल दोपहर 1 बजे का समय इसमें तय कर दिया गया है, लेकिन इसमें अभी भी कई पैचेज फंसे हुए हैं, क्योंकि सचिन पायलट गुट कभी नहीं चाहेगा कि दोपहर 1 बजे तक सुनवाई हो। ऐसे में उनकी तरफ से अब ये बात निकल के आ रही है कि वो कहीं ना कहीं एक एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं रजिस्ट्रार जुडिशल के सामने, उनसे गुजारिश कर सकते हैं कि सुनवाई को कल पे टाल दिया जाए बेशक, लेकिन सुबह 10:30 बजे या 11 बजे सुनवाई कर ली जाए, क्योंकि उस गुट के पास दोपहर 1 बजे तक का समय विधानसभा की तरफ से है। और ऐसे में अगर सुनवाई नहीं हो पाती है तो कहीं ना कहीं उनके हित प्रभावित होंगे। इस तरह की बात भी निकल के सामने आ रही है। ऐसे में अभी पुख्ता तौर पे तो ये नहीं कहा जा सकता कि कल 1 बजे ही सुनवाई होगी। हालांकि हाईकोर्ट की तरफ से तय कर दिया गया है कि कल बेंच का गठन होगा और कल 1 बजे जो है इस पूरे मामले में सुनवाई की जाएगी। आज दिन भर का जो घटनाक्रम चला, उसके बाद ये लग रहा था कि शायद 8 बजे सुनवाई हो जाएगी, पूरे मामले का पटाक्षेप हो जाएगा कि क्या सचिन पायलट गुट को स्टे मिल पाता है या उनकी मुश्किलें बरकरार रहती है। लेकिन अब मामला कल पे चला गया है। सुबह उन्होंने रिट याचिका पेश की, जिसके अंदर उन्होंने तमाम तरह की बातें कही कि सीपी जोशी पर उनको भरोसा नहीं है। जो नोटिस दिया गया वो 7 दिन का अंतराल नोटिस का जवाब देने के लिए मिलना चाहिए था, वो उन्होंने जवाब नहीं दिया। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि जब बसपा का मामला सितंबर 2019 से लंबित है, जिसमें मदन दिलावर ने शिकायत की थी, तो हमारे मामले में इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही है राजस्थान सरकार या विधानसभा अध्यक्ष जो है, इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं। तो तमाम तरह की बातों को लेकर उन्होंने याचिका पेश की थी, लेकिन इस याचिका में कुछ टेक्निकल खामी होने की वजह से उन्होंने ये कहा कि हम इसे वैधानिक चुनौती इस मामले को देना चाहते हैं, लेकिन उसका जिक्र उस याचिका में नहीं था। उसके बाद कोर्ट ने उनको समय दिया कि आप दोबारा से एक अमेंडमेंट एप्लीकेशन पेश कर दें। वो अमेंडमेंट एप्लीकेशन 4:15 में पेश होती है और उसे 5 बजे सुन भी लिया जाता है। लगातार जिस तेजी से रफ्तार से सुनवाई हो रही थी, उम्मीद यही की जा रही थी कि शायद आज पूरा मामला साफ हो जाएगा कि क्या उनको राहत मिलती है, उनकी मुश्किलें बढ़ती हैं। लेकिन अब जो खबर निकल के सामने आ रही है, कल दोपहर 1 बजे तक फिलहाल सुनवाई को टाल दिया गया है। किसी बेंच का गठन नहीं किया गया। जो पहले बेंच गठित होने की बात सामने आ रही थी वो आज की थी, लेकिन अब कल नई सिरे से हो सकता है कि जस्टिस सीजे जो है वो किसी बेंच का गठन करे और मामला कल पे जाएगा। जी ठीक है सचिन, रहिए आप हमारे साथ। सचिन, हमारे संवाददाता जो हैं एडवोकेट AK जैन साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। जैन साहब, आमतौर पर किसी मामले में अर्ली हियरिंग करवाना कोई आसान काम नहीं होता है, तमाम प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। अब ये चूंकि मामला क्या तात्कालिक महत्व का है, इसलिए इस मामले में अर्ली हियरिंग जैसी कोई संभावना देखते हैं आप, AK जैन साहब? देखिए, जिस तरीके से आज सुनवाई हुई वो भी अपने आप में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, क्योंकि इतनी जल्दी एक सुबह ही पिटीशन का पेश होना, ऑनलाइन पिटीशन का पेश होना, 3 बजे छुट्टी के दिन बेंच का गठन हो जाना,
फिर उसके बाद दोबारा फिर 5 बजे बेंच का गठन हो जाना और उसके बाद इसको कल के लिए रख देना इतनी जल्दी से, पहले तो आज के लिए ही गठन होने वाला था, परंतु ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। जब भी कोई मैटर अर्जेंट नेसेसिटी का होता है तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट आवश्यक रूप से इसकी सुनवाई करती है। रात को 4 बजे भी एक बार मामले में सुनवाई की थी और एक बार तो एयरपोर्ट पर ही सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने सुनवाई कर ली थी, हालांकि उसकी बाद में बहुत ज़्यादा आलोचना हुई थी। वैसे बेसिकली देखा जाए तो चूंकि स्पीकर भी एक संवैधानिक शक्ति है, 10th शेड्यूल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को सही तरीके से लागू करवाने के लिए या उस पर एग्जीक्यूटिव की जो कोई गड़बड़ अगर होती है उस पर अंकुश लगाने के लिए ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया है। तो ऐसी परिस्थिति में इन मामलों का जिनका डायरेक्ट इफेक्ट राजस्थान के पूरे राजस्थान पे पड़ने वाला हो, चाहे किसी भी वजह से पड़ रहा हो, चाहे हमारे इलेक्टेड प्रतिनिधियों की गड़बड़ की वजह से पड़ रहा हो, पर उन मामलों में सुनवाई निश्चित रूप से जल्दी करनी चाहिए। और अभी भी हम ये उम्मीद, परंतु क्योंकि अभी तक स्पीकर ने सिर्फ नोटिस दिया है, स्पीकर ने कोई आदेश, इफेक्टिव आदेश पास नहीं किया है कि इनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है या इनको कुछ किया जाता है, कि उनको अपॉर्चुनिटी दी है और उसमें एक पेज सिर्फ ये है कि नियम में जहां 7 दिन का नोटिस दिया जाना चाहता है जयराज वहां 3 दिन का नोटिस दिया, परंतु इसके लिए भी उनके पास कानूनी आधार है, क्योंकि नागालैंड के एक मामले में इसी प्रकार का बात हुआ था, 7 दिन की जगह 3 दिन का नोटिस दिया गया था, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि ये प्रोसीजर है, अगर इमरजेंसी हो तो नोटिस की अवधि कम भी की जा सकती है। अब ये तो कोर्ट में बताना पड़ेगा कि क्या इमरजेंसी थी कि जिसकी वजह से ये नोटिस की अवधि 7 दिन की बजाय 3 दिन की गई है। परंतु ये लगता है कि फिर भी मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि जब 1 बजे का टाइम है और तो उस मान लीजिए स्पीकर उसको सुन भी लेते हैं तो इमीडिएटली तो आदेश पारित कर नहीं सकते। अभी तो जवाब दिया जाता, 19 आदमियों का जवाब दिया जाना है, उनकी सुनवाई होनी है, उसका अगर कोई रिजॉइंडर आएगा तो इसीलिए हो सकता है कि अगर 1 बजे भी सुनवाई हो तो उसका मतलब ये नहीं निकाला जा सकता कि कल ही स्पीकर आदेश पारित कर देंगे, क्योंकि स्पीकर भी एक क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है। जब वो करते हैं वो मनमाने ढंग से काम नहीं कर सकते, और अगर वो कर भी देते हैं तो उसके बाद फिर रास्ता खुला हुआ है कि उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सके। बिल्कुल ठीक है, वापस आता हूं आपके पास। एडवोकेट कैलाशनाथ भट्ट जुड़ रहे हैं हमारे साथ फोन पर। भट्ट साहब, अभी जो डेवलपमेंट था वो आपकी जानकारी में होगा, अदालत ने कल दोपहर 1 बजे का वक्त मुकर्रर किया है इसकी सुनवाई के लिए, और डबल बेंच कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी कल जो सुनवाई करेगी इस मामले की। अब जो जहां आकर ये बात ठहर गई है उसमें यह है कि 1 बजे तक स्पीकर को जवाब देना है और 1 बजे इस मामले की कोर्ट में सुनवाई होनी है। जैसे हमारे साथ सुप्रसिद्ध वकील A.K. जैन साहब हैं यहाँ, आप बता रहे हैं कि ये ऐसा नहीं है कि 1 बजे सुनवाई होकर के और स्पीकर तत्काल उसका कोई फैसला कर देंगे, उसके बाद में अगर कोर्ट में सुनवाई होती है तो किसी काम की नहीं है, व्यावहारिक भाषा में ये मतलब है। और कोर्ट में भी ऐसा नहीं है कि 1 बजे अगर सुनवाई शुरू होती है तो तत्काल किसी तरह की कोई पाबंदी आगे की कार्रवाई पर लगा दी जाएगी या स्टे दे दिया जाएगा। तो किस दिशा में जाती हुई दिख रही है लीगल प्रोसीडिंग्स आपको, कैलाशनाथ भट्ट साहब? भट्ट जी हमारे साथ नहीं जुड़ पाए, मैं वापस कोशिश करेंगे उनके पास जाने की। तो इसको जिस तरह की प्रायोरिटी पर लिया गया आज जैन साहब, जैसा सचिन भी कह रहे थे अभी, वो अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड है, और चूंकि बात तात्कालिक महत्व की है दोनों पक्षों के लिए स्वाभाविक रूप से, इसलिए अदालत ने, और अदालत की तरफ ही देखा जाता है जब भी कोई ऐसी स्थिति होती है, तो चाहे वो सरकार हो, चाहे कोई आदमी इंडिविजुअल कैपेसिटी में हो, चाहे बागी खेमा हो, कोई भी हो, तो इसलिए ये माना जाना चाहिए कि इस मामले का जो भी अदालत की तरफ से, जुडिशरी की तरफ से जो इसमें इंटरवेंशन संभव है कानून के दायरे में रहते हुए, वो समय रहते होगा। A.K. जैन साहब, निश्चित रूप से समय रहते ही होना भी चाहिए, क्योंकि अगर समय रहते इंटरवेंशन नहीं होता तो फिर उसका परिणाम जैसा कि हम अमूमन और मुकदमों में देखते हैं वैसा ही होगा। ये मामला तत्कालिक आवश्यकता का है। इस मामले से ये जुड़ा हुआ है कि राजस्थान की सरकार का क्या भविष्य होगा, विधायकों का भविष्य क्या होगा और सरकार, जनता पर इसका क्या असर पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में यदि स्पीकर या चीफ मिनिस्टर या डिप्टी चीफ मिनिस्टर या इवन अपोजिशन अगर अपनी जो लिमिट्स हैं या अपनी वो उसको क्रॉस कर कर कोई काम करते हैं, तो उनको चेक करने की ड्यूटी और पावर सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को है, और किसी संस्था को चेक करने की शक्तियां उसमें नहीं है। सिर्फ चुनाव में जनता को शक्तियां प्राप्त होती है, उसके बाद अन्य किसी को कोई शक्तियां प्राप्त नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में एक न्यायालय समय रहकर इंटरवीन नहीं करेगा, चाहे किसी के पक्ष में हो, इस पक्ष में हो या उस पक्ष में हो, तो ये कोई अच्छी भी
परंपरा भी नहीं होगी, परंतु आज जिस तरीके से सुनवाई की गई, आज मामले में सुनवाई हो जाती, पर ऐसा लगता है कि जो सचिन पायलट खेमे के लोग थे उन्होंने जल्दबाजी में याचिका दायर कर दी, बिना तैयारी के याचिका दायर कर दी, वरना सुनवाई शुरू होते ही एक सीनियर काउंसिल को ये कहना पड़े कि हम संशोधन करेंगे, हमने इसमें अपनी कमी छोड़ी है। और उसके बाद भी कोर्ट की जल्दी, आप देखिए कि उन्होंने तुरंत मौका दिया कि आप जो भी प्रार्थना पत्र ला रहे हैं उसे लाइए, और आपको ये लगता है कि उन्होंने कहा कि हम 10th शेड्यूल के प्रोविजंस को चैलेंज करना चाहते थे जो इसमें नहीं किया गया है, तो उसको अलाउ किया गया। और उसके बाद क्योंकि अब डिविजनल बेंच का गठन माननीय मुख्य न्यायाधिपति करते हैं और वो भी जजेस से कंसल्ट करके करेंगे, तो और 5 बजे बाद 5:15 बजे बाद तक कोर्ट ने आदेश पारित किए हैं, तो अगर कल भी ये किया गया तो ये कोई देरी से किया हुआ नहीं है, समय पर किया हुआ है, क्योंकि ऐसी कोई इसमें, क्योंकि कल कोई स्पीकर आदेश पारित कर दे ये संभव नहीं लगता है। कैलाशनाथ भट्ट साहब जुड़ गए। भट्ट साहब, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि दोपहर 1 बजे का वक्त मुकर्रर है इस मामले की सुनवाई का, दोपहर 1 बजे का वक्त मुकर्रर है विधानसभा में नोटिस जो दिया गया है उसकी सुनवाई का, इन प्रोसीडिंग्स को किस तरह से देख रहे हैं आप आगे? भट्ट साहब देखिए, वो दोनों जगह अगर पेंडिंग है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब सब जुडिस हो गया ना मैटर, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि अध्यक्ष महोदय उसको जी आगे कर देंगे। वैसे तो एंटी डिफेक्शन रूल्स जो असेंबली का बना हुआ है राजस्थान की, उसके तहत उनको कम से कम 7 दिन का नोटिस देना चाहिए था, 2 दिन का नोटिस नहीं देना चाहिए था। तो वो अगर अपने डिफेक्टिव नोटिस पे गैरहाजिर करके कोई कार्रवाई करेंगे तो वो तो वैसे ही इलीगल है। इसलिए अध्यक्ष महोदय को तो एक, लेकिन इस बारे में हमारे साथ स्टूडियो में एडवोकेट AK जैन साहब हैं। भट्ट साहब, आप बता रहे हैं कि इस तरह की नजीर पहले नागालैंड के एक मामले में हो चुकी है जिसमें 3 दिन का नोटिस दिया गया था, जिसको सी ठहराया गया। नहीं, वो गलत है। राजस्थान हर असेंबली ने अपने नए नए रूल्स बनाए। राजस्थान असेंबली का रूल अभी तक किसी कोर्ट में गया नहीं है। इसमें 7 दिन की व्यवस्था है और 7 दिन का नोटिस कम से कम देना जरूरी है, क्योंकि ये हर असेंबली का अलग बनता है। नहीं तो राजस्थान असेंबली डिफेक्शन रूल्स होता ही क्यों इसका नाम? इसमें 7 दिन का समय है। फिर दूसरा, रात को अध्यक्ष महोदय सुनवाई करेंगे, ये प्रक्रिया में नहीं है। रात को सुनवाई करेंगे, रात को नोटिस जारी कर देंगे, तो ये कोई हेवन एंड फॉल नहीं हो रहा था। उनको वहां से 10 से 5 की प्रक्रिया में क्वासी जुडिशियल हियरिंग करके अपना माइंड अप्लाई करते कि इस याचिका में ऐसी कौन सी बात है, ऐसा कौन सा कृत्य है, ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट लगा है जिसमें कि इन लोगों ने ऐसा कृत्य किया है जो एंटी पार्टी है। आपका ये कहना कि आप इस बैठक में आ जाओ, नहीं तो ये माना जाएगा आपने पार्टी छोड़ दी है, तो आपका एक तरफा है। मैं आपकी पार्टी में हूँ, लेकिन आपने जिस जन से बुलाई है, मैं पार्टी का अध्यक्ष भी हूँ, मेरे से परामर्श तो करते भाई। आपने विधायक दल की बैठक बुला दी, पार्टी से अध्यक्ष हो, एजिटीज है पार्टी से ज्यादा आपको लगता है कि पार्टी का आदेश था तो पार्टी से निकालो। आप विधायक को विधायक दल के इस रूप में आप नहीं निकाल सकते। और वो आज भी कह रहे हैं मैं पार्टी में हूँ, उन्होंने याचिका में भी कहा है मैं पार्टी में हूँ, तो उसको आप पार्टी से नहीं निकाल सकते। फिर 7 दिन का नोटिस कम से कम देना था। इतनी जल्दबाजी क्या हो गई जो आप अभी देने की तैयारी कर ली आपने? आपके रूल्स में नहीं है, और रूल्स के अंदर 7 दिन का है, तो सेक्रेटरी साहब क्या कर रहे थे? सेक्रेटरी साहब को रूल्स देखना चाहिए। सत्ता खेमे की तरफ से जो दलील दी गई है कैलाशनाथ भट्ट साहब, जी, सत्ता खेमे की तरफ से जो दलील दी गई है, जिसमें ये कहा गया है कि उनको समय रहते 1 बार नहीं 2 बार ईमेल किया गया, व्हाट्सएप पे उनको मैसेज किया गया और मैसेज किया गया कि आप आए। एक मिनट, पूरी बात सुन लीजिए सर, मेरी पूरी बात सुन लीजिए 1 मिनट के लिए। उनको मैसेजेस किए गए, पहले बात तो उन्होंने ये लिखी है। दूसरी बात वो ये कर रहे हैं भट्ट साहब कि उन्होंने जब वो एब्सेंट थे मीटिंग में, तब केवल एब्सेंट नहीं थे, उन्होंने सरकार के ऊपर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ये सरकार जनहित में काम करने के मुद्दे पर फेल हो गई है। तो हम ये क्यों नहीं माने कि कांग्रेस की जब सरकार को, अपनी ही सरकार को, अपने दल की सरकार को फेल बता रहे हैं, तो हम क्यों नहीं माने कि उनकी पार्टी से स्वेच्छा से अब सदस्यता समाप्त करने का उनका मन बन गया है? ये भी दलील दी गई है। ये दलील कितना स्टैंड करती है? नहीं करती क्या? मैं आपको इस पर बता दूं, वो पार्टी के अध्यक्ष के रूप में थे जी। उन्होंने गहलोत साहब के ऊपर ही लगाया था कि भाई आप जो वर्किंग कर रहे हैं नहीं कर रहे, इंटरनल पार्टी मैटर है, चाहे मीडिया में आ जाए तो फर्क नहीं पड़ता, पर ये एंटी डिफेक्शन की परिभाषा में नहीं आता है। इन्होंने सवाल उठाया। पहले आपने असेंबली में बुलाई थी क्या मीटिंग? हाँ, पक्ष लॉबी में बुलाई थी क्या?
आपने होटल में बुलाई और मुख्यमंत्री जी के घर बुला ली और प्रदेश अध्यक्ष को बुला रहे हो। जब तक अध्यक्ष है तब तक आप उसके ऊपर आदेश दोगे क्या? वो देगा आपको आदेश। आपने अगर असेंबली की बुला ली तो क्या असेंबली का दल अलग हो गया और पार्टी अलग हो गई क्या? अभी वो पार्टी में थे, पार्टी के अध्यक्ष थे। आप पार्टी के अध्यक्ष को नोटिस दे रहे हो कि तुम यहाँ आके ज्वाइन करो, तो ये सिंपल एक विधायक नहीं था वो। और जितने भी एलिगेशन थे वो गहलोत साहब के खिलाफ थे, पार्टी के खिलाफ एक भी नहीं था। एक भी एलिगेशन पार्टी के खिलाफ नहीं था। पार्टी के खिलाफ उसने एलिगेशन लगाया ही नहीं। ठीक है, मैं वापस आऊंगा आपके पास। ये कितनी जी तो मेरा ये मानना है कितनी बड़ी चुनौती है जैन साहब। मैं आता हूं व्हाट्सएप आपके पास वापस। जैन साहब, ये कितनी बड़ी चुनौती है जो कहा गया है कि डेलिबरेटली वो इस मीटिंग से एब्सेंट रहे और उन्होंने इस तरह के मीडिया में स्टेटमेंट्स दिए जिनके उन्होंने तमाम जो लिंक भी दिए हैं, जो मीडिया में छपा है या कहीं बोला गया है, तो वो उन्होंने एविडेंस दिए हैं कि अपनी पार्टी के खिलाफ उन्होंने बोला। देखिए, जो 19 पिटीशंस अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से महेश जोशी ने दी है जी, यदि आप उसको पढ़े हैं तो ऐसा लगेगा कि बहुत लीगल माइंड अप्लाई करने के बाद वो बनाई गई है। उसमें सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का भी हवाला दे रखा है। उसमें पेन ड्राइव के साथ साथ उनके जो स्टेटमेंट्स वगैरह हैं, जैसे हेमाराम जी का है, उसको लगाया हुआ भी है। और उसके साथ साथ उसमें उन्होंने कुछ जजमेंट्स दिए। रवि नायक का जजमेंट का उदाहरण दिया है उन्होंने, और एक उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के जजमेंट का उदाहरण दिया है। शरद यादव का जजमेंट का उन्होंने उदाहरण नहीं दिया है कि पर उसके बाद एक शरद यादव का निर्णय हो रहा है। इन तीनों मामलों में जो लोग थे, शरद यादव भी थे, स्वामी प्रसाद मौर्य भी थे, रवि नायक वाला भी मामला था, उन्होंने किसी भी विधायक ने पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया था। विधानसभा के अंदर पार्टी के विधानसभा, लोकसभा या राज्यसभा में पार्टी के विप का कोई उल्लंघन नहीं किया था। जी। पर उन्होंने जो एक्टिविटीज़ की थी, उन्होंने क्या ये कहा था कि पार्टीज माइनॉरिटीज़ में आ गई हैं। उन्होंने ये कहा था कि विरोधियों के साथ वो उठने बैठने लग गए थे। तो उन मामले में कोर्ट्स ने ये कहते हुए ये माना कि ये एक्टिविटीज़ ये जाहिर करती हैं कि इन्होंने उसको पार्टी को वॉलंटरी छोड़ दिया है। जो धारा 2A है, 2(1) है, 2(2) में तो विप का वायलेशन है, 2(1) में वो कि जो स्वेच्छा से पार्टी को छोड़ देता है तो वो भी डिसक्वालिफाइड। तो वही उसी का आधार यहाँ पर इन याचिकाओं में लिया गया है। और उसके साथ साथ दीपेंद्र सिंह शेखावत की और हेमाराम की उन्होंने वो भी लगाई हैं। तो कल तक जो ये शोर था कि ये विप के वायलेशन के लिए इन्होंने याचिका लगाई है, उसको तो उन्होंने कैजुअल वो मेंशन किया। उन्होंने वास्तव में याचिका ये लगाई है कि इन्होंने स्वेच्छा से पार्टी छोड़ दी है। पर इसका कॉन्ट्रेरी दूसरी बात है, चीफ विप महेश जोशी तो ये लिख के दे रहे हैं कि ये पार्टी छोड़ चुके हैं, और कांग्रेस के जो स्पोक्स पर्सन है वो रेगुलर भाषण दे रहे हैं कि इनके लिए दरवाजे खुले हुए हैं, ये अभी भी पार्टी की मीटिंग में आ सकते हैं, यहाँ पर बात कर सकते हैं। तो ये जो दूसरा स्टेटमेंट स्पोक्स पर्सन का है, ये निश्चित रूप से जो महेश जोशी की याचिका है उसको कमजोर करता है। पर ये सब कुछ स्पीकर और उसके बाद कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है। चलिए, ठीक है। हमारे साथ संवाददाता गोवर्धन और सचिन हमारे साथ जुड़े हैं। पहले गोवर्धन, बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा, इसको लेकर आज राजनीतिक सरगर्मियां किस तरह की दिखाई दी हैं? देखिए, राजनीतिक सरगर्मियां यहाँ होटल से लेकर के और दिल्ली तक दोनों खेमों के बीच में चर्चाओं का दौर जारी है। और सबकी निगाह इस बात पर टिकी रही कि सचिन पायलट का अगला कदम क्या होता है। तो सचिन पायलट ने अपने लीगल कदम को लेकर के तो आज ये खुलासा कर दिया कि वो अब इसको जो पूरा प्रोसेस है उसको हाई कोर्ट में चुनौती दे रहे हैं। एक पॉइंट और राजनीतिक हलकों में आज चर्चा का विषय बनाया, वो है कि सचिन पायलट को लेकर के कांग्रेस ने वर्बली उनको पार्टी से निकाल दिया और वर्बली ही गोविंद सिंह डोटासरा को पीसीसी चीफ बना दिया। लेकिन कांग्रेस में अब तक जितनी नियुक्तियां और हटाने की प्रक्रिया होती है उसमें संगठन महासचिव के आदेश होते हैं और एआईसीसी से बाकायदा मीडिया को एक प्रेस रिलीज भेजा जाता है जिसमें जो हटाया जाने वाला जो अध्यक्ष या पदाधिकारी होता है उसकी सेवाओं के लिए उसको धन्यवाद दिया जाता है और नए पदाधिकारी के बारे में सूचना दी जाती है। अभी तक सचिन पायलट को हटाने का ऑर्डर एआईसीसी की ओर से लिखित में नहीं आया है और उनकी जगह किनको बनाया गया है वो नहीं आया। तो शायद ये लीगल
आगे जो लड़ाई है नहीं, ये तो उसमें आपके इसका हमारे कितना पास नहीं असर आया पड़ता होगा है, गोवर्धन, मीडिया ये के भी पास नहीं देखना आया होगा, बागी क्योंकि कैंप के एक पास तरफ नहीं आया होगा, जहां कांग्रेस जारी में- होना था वहां हो गया होगा। हाँ, ये एक पॉइंट है। हालांकि अब तक की जो मैं सचिन पायलट के पास नहीं पहुंचा हो तो निश्चित तौर पर एक तकनीकी बात बनती है कि सचिन पायलट को अगर हटाया जा रहा है तो उनको तो सूचना दी जानी चाहिए, लेकिन सचिन तो चूंकि कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, उनके यहाँ से तो सूत्रों से खबर आ रही है, तो ये पता नहीं कि सचिन के पास वो पहुंचा कि नहीं पहुंचा, और हमारे पास उसका रिलीज आना बाध्यता नहीं है। बिल्कुल ये हाँ, देखिए ये कानून ये पेच है, क्योंकि लिखित में कानून में अगर जब कोर्ट में बहस होगी तो इन चीज़ों को कितना वैलिडेट किया जाता है, कोर्ट कितना मानता है, ये बाद की बात है, लेकिन ये चर्चा का विषय बना हुआ है। मेरा ये कहना था कि अब इनकी लीगल सेंसिटिविटी कितनी होती है ये अलग बात है, लेकिन राजनीतिक हलकों के बीच इस बात को भी लिया जाता है कि क्या इसका कोई लिंक है क्या इस पूरे करंट में, ये एक चर्चा है। बिल्कुल ठीक है गोवर्धन, शुक्रिया आपका। सचिन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन, आज अदालत के कमरे के बाहर उसके अंदर क्या कुछ हुआ उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, उसके बारे में हमारी कोई बातचीत नहीं है, लेकिन जो बाहर सरगर्मियां दिखी वो किस तरह की नजर आई। खासतौर पर आज दिलचस्प बात यह दिखी कि महेश जोशी इस पूरे मामले की धुरी हैं, ये जो मामला जहां जाकर टिकता है उसकी धुरी है, और उनको पार्टी नहीं बनाया गया था, बाद में उनको पार्टी बनाया गया। सचिन, अरे मुझसे सवाल पूछ रहे थे, वो सवाल पूछे। सचिन आप मुझे सुन पा रहे हैं? सर एक बार अपना सवाल एक बार दोहराएंगे प्लीज। हाँ सचिन, आज जिज्ञासा इस बात को लेकर, चर्चा इस बात को लेकर की भी थी, जैसे गोवर्धन बता रहे थे कि तमाम तरह की सियासी बातों की चर्चा है, उसी तरह आज अदालत के परिसर में से जो खबर आ रही थी कि महेश जोशी को पार्टी नहीं बनाया गया इस मामले में, इसको लेकर शुरुआती जो प्रक्रिया थी कोर्ट में उसमें काफ़ी सरगर्मियां रहीं। सचिन, बिल्कुल देखिए जेपी जी, आज इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में काफ़ी हलचल दिखाई दी थी। सरकार की अगर मैं बात करूं तो एजी से लेकर तमाम तरह के डबल एजी और जितने भी गवर्नमेंट एडवोकेट हैं उनकी पूरी फौज जो है वो कोर्ट में मौजूद थी। खुद महेश जोशी खुद कोर्ट में आए थे, उनके वकील एनके मालू कोर्ट में थे। हालांकि उनको कोर्ट में ये जो पॉइंट है पार्टी नहीं बनाने का, बोलने का मौका नहीं मिला, क्योंकि अभी तक उस ग्राउंड तक सुनवाई पहुँच ही नहीं पाई, क्योंकि पहले जब सुनवाई होती हरीश साल्वे ने कह दिया कि वो अमेंडमेंट चाहते हैं और कोर्ट ने अमेंडमेंट की अनुमति दे दी। अभिषेक मनु सिंघवी ने जरूर अपोज किया कि याचिका सुनने लायक नहीं है, मेंटेनेबल नहीं है, उसको खारिज कर दिया जाए। एनके मालू बोलना चाहते थे कि भाई महेश जोशी के नोटिस से पूरा मामला चलाया, तो लेकिन महेश जोशी को पार्टी नहीं बनाया गया, ऐसे में याचिका पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो कोर्ट में बात नहीं रख पाए क्योंकि उस तक ये मामला जो है पहुंच नहीं पाया। लेकिन उसके अलावा प्रमिल कुमार माथुर जो कि विधानसभा सचिव है, जिन्होंने नोटिस जारी किए, वो आज कोर्ट में मौजूद थे सरकार के साथ। विधानसभा एजी से उन्होंने मुलाकात की, अभी कुछ देर पहले वो यहाँ से निकल कर गए हैं। तो हलचल राजस्थान सरकार से लेकर विधानसभा तक और कोर्ट तक, इनके बीच में अधिकारियों की भागदौड़ आज दिन भर देखी गई। पूरे वकीलों की फौज सरकार के लिए खड़ी थी, खुद एजी अपीयर हुए थे। अभिषेक मनु सिंघवी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से सुनवाई की थी। विधानसभा की तरफ से जो एक पूरा पैनल था वकीलों का, प्रतीक कासलीवाल सीपी जोशी गुट की तरफ से थे, हालांकि उन्होंने पैरवी नहीं की, पैरवी एजी नहीं की, वो उसके असिस्ट कर रहे थे। जैसा कि मैं बताया, प्रमिल कुमार माथुर वो खुद यहाँ पर मौजूद थे। यहाँ तक कि महेश जोशी मुख्य सचेतक यहाँ पर कोर्ट में आए थे, उनकी जरूरत कोर्ट में नहीं थी, ना ही कोर्ट ने उनको बुलाया था, लेकिन वो सुनवाई के समय जब 3 बजे सुनवाई हुई तब कोर्ट में मौजूद थे। तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी महत्वपूर्ण सुनवाई ये सरकार के लिए है, विधानसभा सचिवालय के लिए है, और सचिन पायलट गुट के लिए तो ये सारा मामला बना हुआ ही है। उन्होंने ही हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन जो दोनों पहलू है, सरकार और विधानसभा, दोनों पूरी तरह से मुस्तैद थे। हर बारीकी से बारीकी की नजर रखी जा रही थी, और अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या सचिन पायलट गुट कोर्ट से अपील करते हैं कि सुनवाई जल्दी की जाए। जी, और इस मुस्तैदी का पता इस बात से भी चलता है सचिन कि सरकार ने कैविएट दाखिल की हुई थी इस मामले में। जी
बिल्कुल, सरकार ने कैविएट दाखिल की हुई थी और सबसे बड़ी बात है कि उस कैविएट की सूचना किसी को नहीं दी गई थी। बाद में डबल एजी से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमने कैविएट दायर कर रखी थी और यही वजह थी कि जब ये याचिका आई तो सरकार को इस बात की सूचना दी गई, उनको नोटिस सर्व हो गए। लेकिन जो बाकी तमाम लोग थे, चाहे महेश जोशी हों या सीपी जोशी हों, उनके अधिवक्ता अभी तक ये बात कह रहे थे कि उनको किसी तरह का नोटिस जारी उस समय में नहीं किया गया था, लेकिन वो खुद अपीयर हो गए और डबल बेंच में जब मामला आ गया तब भी नए सिरे से नोटिस जारी होने चाहिए थे, वो भी अभी तक नहीं हुए। लेकिन अब ये सब कल पता लगेगा कि अपीयर होते या नहीं होते वकील। अगर मामले को लिंगर ऑन करना है तो कई तरह के दाव पेच खेले जा सकते हैं वकल कोर्ट के अंदर। लेकिन अब 1 बजे का जो समय तय किया गया उस पर कहीं ना कहीं अब एक सवाल ये उठ रहा है कि जब 1 बजे विधानसभा में पहुंचने का उनके पास समय है तो 1 बजे अगर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी तो क्या सचिन पायलट गुट कोशिश ये करेगा कि कल सुबह 10:30 बजे जो एक कोर्ट का एक तय समय होता है, हालांकि कोर्ट में छुट्टियां चल रही है लेकिन फिर भी कोशिश रहेगी कि सुबह 10:30 बजे 11 बजे सुनवाई हो जाए। अब देखना ये होगा कि क्या उनकी तरफ से इस तरह की कोई पहल की जाती है। जी चलिए, ठीक है सचिन, आप सब रहिए मेरे साथ। सचिन आप भी जुड़े रहिए, भट्ट साहब आप भी अगर मेरे साथ हैं तो जुड़े रहिएगा, और बाकी मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में हैं। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द वापस लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज आप प्राइम डिबेट में हमारे साथ देख रहे हैं प्रदेश की जो सबसे बड़ी सियासी खबर है उसका अदालत के परिसर में आज सुबह से अब तक का क्या घटनाक्रम रहा, उसके आगे पीछे के क्या पहलू हैं। हमारे साथ सुरेश चंद्र जैन साहब और जुड़ गए हैं। आप विधानसभा सेवाओं से सेवानिवृत्त हुए हैं और विधानसभा से जुड़ी तकनीकी बातों की आपको गहरी समझ है। सुरेश जी, आप इससे शुरुआत करता हूँ जी। ये जो मामला अभी है इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी संभवतः जो पहली बार हुई होंगी, वो चीज़ें क्या क्या हैं आपके अनुभव के आधार पर? प्रथम तो बात यह है कि विप के माध्यम से या विप के अलावा भी किसी सदस्य की सदस्यता पर या उसके पार्टी से स्वेच्छा से त्यागपत्र माने जाने के बारे में पहली बार विधानसभा में कोई दल बदल याचिका दायर हुई है। और दूसरी बात यह है कि इस याचिका को तत्काल ही हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया है, ऐसा भी शायद पहली बार ही होने जा रहा है जी। आमतौर पे स्पीकर के डिसीजन के बाद ही हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की गई है, इस या मामले में तो स्पीकर पर ही सवाल उठाए गए हैं। हाँ, या फिर ये माना गया है कि स्पीकर डिसीजन टाइम पे नहीं दे रहे हैं तो कोर्ट में लोग गए हैं, जैसा पिछली बार हुआ था। मेरा सिर्फ इतना सबमिशन है जी कि विधानसभा के अध्यक्ष महोदय जब ये दल बदल याचिका पे सुनवाई करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले एक न्यायाधिकरण की तरह सुनवाई करते हैं। और किसी भी न्यायाधिकरण के सामने अगर कोई इशू आता है तो प्रथम स्टेज पर शायद सिर्फ यही जांचा जाता है कि वो उसकी परिसीमाओं में या उसके अधिकार क्षेत्र में है अथवा नहीं जी। तो दल बदल याचिका पर सुनवाई करना माननीय अध्यक्ष महोदय की अधिकार क्षेत्र में आता है जी। इसके बाद प्राइमा फेसी नेचुरल जस्टिस ये है कि जिसके खिलाफ याचिका दायर की गई है उसे जवाब मांगा जाए, तो उससे जवाब मांगने का नोटिस जारी किया गया। इसके अलावा उस याचिका में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो मुझे नहीं लगता कि इसके खिलाफ जो माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है उसमें कोई रिलीफ मिलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक डिसीजन में ये कह दिया है कि 10th शेड्यूल में ये याचिकाएं आती हैं, इस पर सभी निर्णय करने का अधिकार माननीय अध्यक्ष महोदय या कंसर्निंग विधानसभा या लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उनको है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह किसी भी न्यायाधिकरण के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की जा सकती है जी। उसी तरीके से इन फैसलों के खिलाफ भी अपील दायर की जा सकती है। लेकिन चूंकि कोई फैसला ही नहीं हुआ है तो अपील दायर करने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। इस स्टेज पर यदि उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करता है तो वो ये माना जाएगा कि वो विधानसभा के अधिकार क्षेत्र पर, शायद मैं शब्द यूज करूं जी, कि सीमाओं का उल्लंघन करने की बात आएगी, जो संविधान ने अपनी अपनी सीमाएं तय करने की विधान की और न्यायपालिकाओं की। एक प्रश्न ये सामने आ रहा है कि अध्यक्ष महोदय ने विधानसभा के इस संबंध में जो दल बदल कानून के तहत नियमावली बने हुए हैं उसमें 7 दिन के नोटिस का जिक्र है और उन्होंने 3 दिन का नोटिस दिया है। हाँ, बिल्कुल, मेरा अगला सवाल ये भी उल्लेख है कि ये समय सीमा बदली जा सकती है, कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। इस संबंध में अगर आपको ध्यान हो तो भी पिछले ही दिनों में कर्नाटक उच्च न्यायालय, कर्नाटक के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया जी, उसमें ये बात सामने आई कि 3 दिन का नोटिस उन सदस्यों को दिया गया था।
उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कोई टिप्पणी नहीं करी। हाँ जी। ये जरूर माना कि भाई जो है वो उसके जो वर्ड्स हैं वो मैं पढ़ के सुना देता हूँ। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इज नॉट ए स्टे जैकेट फॉर्मूला। द बेंच सेड व्हाइल डिसमिसिंग कंसर्न्स दैट द स्पीकर्स डिसीजन to grant just 3 days to these MLAs to respond to the notice of the disqualification was against natural justice। जी। लेकिन इससे पहले उन्होंने कहा कि स्पीकर ने जो डिसीजन दिया है उसके गुण पर वो कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। प्रकारांतर से ये माना जाए कि 3 दिन के नोटिस की कानूनी वैधता पर उन्होंने कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया। अब ये अलग प्रश्न है कि स्पीकर के सामने जब ये याचिकाओं पर चर्चाएं होंगी तो जिनके खिलाफ याचिकाएं हैं वो ये प्रश्न उठा सकते हैं कि साहब आपको ऐसी क्या अर्जेंसी थी कि आपने 3 दिन का नोटिस दिया या लेट नाइट में नोटिस दिया, वो सब अलग विचार की बात है। लेकिन मेरा मानना यह है कि इस स्टेज पर शायद यही फैसला आने वाला है कि इन सदस्यों को अपना जवाब माननीय अध्यक्ष के सामने या जो न्यायाधिकरण के न्यायाधिपति के रूप में बैठे हैं उनके सामने प्रस्तुत करना चाहिए। और ये याचिकाएं शायद कानूनी रूप से प्रेमा फेसी वैध हैं जिन पर उनको सुनवाई का अधिकार है। यदि सुनवाई का अधिकार किसी क्षेत्र पे किसी कारण से चैलेंज होता है तो वो उसे न्यायाधिकरण के सामने ही चैलेंज हो। बिल्कुल ठीक है। आपने इस कारण से गलत सुनवाई कर ली, जल्दी सुनवाई कर ली। हाँ जी, हाँ जी। तो वो एक प्रॉपर बैलेंस है। चलिए, फैसला तो अदालत का जो अदालत मुनासिब समझे कानून के मुताबिक, संविधान के मुताबिक वो आएगा। हम जो इसमें कानूनी इसके अलग अलग पहलू हैं उनकी अपने हिसाब से विवेचना कर रहे हैं। भट्ट साहब जुड़े हुए हैं क्या हमारे साथ? जुड़े हुए। हेलो। हाँ भट्ट साहब, देखिए एक स्थिति ऐसी भी आ रही है, अगर इस मामले में नतीजा कुछ इस तरह का आता है, डिसीजन कुछ इस तरह का आता है, निर्णय कुछ इस तरह का आता है, जो बागी खेमा मांग रहा है, जो राहत बागी खेमा मांग रहा है, उसको अगर राहत मिलती है तो आपको भी क्या इस बात की आशंका दिखाई देती है भट्ट साहब के, जैसा सुरेश जैन साहब कह रहे थे कि एक विधायिका और न्यायपालिका के बीच में जैन साहब ठीक कह रहे थे। सुप्रीम कोर्ट जो विधायिका की गरिमा है, विधानसभा के अध्यक्ष की गरिमा है, उसको बनाए रखने के पक्ष में रहती है। इसीलिए उन्होंने 2019 का जो जजमेंट आया था उसमें अध्यक्ष महोदय के विवेक पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया, लेकिन जिन लोगों को निकाला गया था उनको 6 वर्ष की जो पाबंदी लगाई थी वो हटा के चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी थी। तो सुप्रीम कोर्ट का ये एटीट्यूड रहा है। लेकिन अब ये जो इसको प्रीमेच्योर कहें या न कहें, ये तो विषय अब दोनों सबजुडिस है, हम इस पर कमेंट कर नहीं सकते। ये कमेंट तो उधर अध्यक्ष जी जो विवेक पर निर्भर करता है और इधर हाईकोर्ट के निर्णय विवेक पर निर्भर करता है कि इस विषय पे उनको इन्वॉल्व होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये दोनों के विवेक पर है। तो उन्होंने जल्दबाजी की अध्यक्ष जी ने, तो ये सही कह रहे हैं जैन साहब, ये सब विषय बाद में देखे जाएंगे, उनको टाइम दे देंगे। कल वो एप्लीकेशन भी लगा सकते हैं कि हमने हाईकोर्ट में पेश करके हमें टाइम दे दो। ये अनेकों विकल्प उनके लिए भी खुले, इनके लिए भी खुले, लेकिन दोनों को की मर्यादाएं तय है। जैन साहब ने सही कहा है, 2019 का बड़ा डिटेल जजमेंट है, बड़े थे उसमें लिखे। अब ये मैंने एंटी पार्टी एक्टिविटी की कि नहीं की, ये क्वेश्चन भी जैन साहब बता रहे, ये भी पहली बार ही आएगा कि अखबारों के माध्यम से मैंने सरकार के खिलाफ कुछ बोल दिया। तो इनके भरत सिंह जी भी कई बार बोलते थे, विश्वेश्वर सिंह भी बोलते थे। अब ये एंटी पार्टी में है, गवर्नमेंट के खिलाफ बोलना या नहीं है, ये विषय भी पहली बार ही तय होगा। ये अध्यक्ष जी के विवेक पर तय होना है कि अध्यक्ष जी इसको कैसा लेते हैं। हाईकोर्ट अभी इस बारे में फाइनल डिसीजन नहीं दे सकती कि इनका आचरण विवेकपूर्ण था या नहीं था। तो उन्होंने वैसे मांगा, अपना कहा है, तो हाईकोर्ट ये कहेगी कि ये आप तो हमारे सामने पक्ष रख रहे हो ना, तो विधानसभा अध्यक्ष के सामने जाके रख दो कि मैं पार्टी में ही हूँ, मैंने कोई पार्टी एक्टिविटी नहीं की, मैटर खत्म हो जाएगा। मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, लेकिन जैन साहब जो रास्ता अख्तियार बागी खेमे ने आज किया, उनके मन में अंदेशा है जिस तरह का शायद, जिसके चलते उन्होंने बेहतर यह समझा कि हाईकोर्ट पहले वहाँ जवाब देने के बजाय पहले हाईकोर्ट जाया जाए और हाईकोर्ट से इसको क्वैश करवाने की कोशिश की जाए। अगर ऐसा नहीं होता है, जैसा हमारे साथ जुड़े हुए हमारे पैनल में बता रहे हैं,
तो उनके पास अगला रास्ता क्या सुप्रीम कोर्ट का बचता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का तो रास्ता है ही सही उनके पास। हाँ। क्योंकि उन्होंने मुख्य रूप से जो चुनौती दी है वो ये कह के दी है, पहला आरोप तो उन्होंने स्पीकर पे लगाया कि स्पीकर निष्पक्ष होकर काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो मुख्यमंत्री के प्रभाव में नोटिस जारी कर रहे हैं। दूसरा उन्होंने कहा है कि जो कानून है जी, ये नोटिस किसी भी एंगल से कानून के अनुरूप नहीं है। उन्होंने स्पीकर ने ये नोटिस बिना किसी कानूनी आधार के दिया है, बिना किसी वैधानिक आधार के दिया है, इसलिए नोटिस परवर्ड से, दुर्भावना से दिया गया है, गैर कानूनी है। और क्योंकि नोटिस को चैलेंज करना एक बड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है, जिसे बहुत ही लिमिटेड स्कोप होता है उसको चैलेंज करने का, पर उन्होंने ये बातें इस नोटिस के बारे में उठाई हैं। इस स्टेज पर, नोटिस की स्टेज पर आप बिल्कुल बारीकी से उसका विवेचन नहीं कर सकते कि भाई इसमें जो एविडेंस दी है वो सही है या नहीं है, या नोटिस अगर प्रथम दृष्टया ही कानून के विपरीत नोटिस हाईकोर्ट मानती है तो वो नोटिस को स्टे करती है। अन्यथा सामान्यतः प्रक्रिया ये होती है कि आप नोटिस की कंप्लायंस कीजिए, जवाब दीजिए, और उसके बाद जो आदेश निर्देश आएगा उसको आप चुनौती दे सकते हैं। परंतु चूंकि यहाँ नोटिस को ही अवैध बताया है, नोटिस स्पीकर का काम दुर्भावनापूर्वक बताया है, जिसमें आपने ये आरोप लगाया है कि उन्होंने रात को बैठ के नोटिस जारी किया, अभी कोई विधानसभा नहीं चल रही थी, अभी कोई आपका वोटर डिवीजन ऑफ वोट्स नहीं होने वाला था, ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं थी कि जिसमें आप रात को लेकर वो कंप्लेंट लेकर नोटिस जारी करें। 7 दिन का नोटिस जारी करने की बजाय आपने 3 दिन का नोटिस जारी किया, समय कम करने का भी कोई उचित आधार नहीं था। तो इन सब बातों को लेकर उन्होंने चुनौती दी है। यदि कल उच्च न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करता है तो इन्हीं आधार पर वो उच्च न्यायालय के आदेश विशेष अनुमति याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के विवेक पर निर्भर करता है कि वो इसको जो मटेरियल उनके सामने उसके आधार पर ये क्या माने या क्या नहीं माने। दूसरा रास्ता उनके पास है कि जो स्पीकर आदेश के उसके बाद उसको चुनौती दें, और वो बात की बात है। पर आज की स्थिति में तो यदि उन्हें रिलीफ नहीं मिलता तो एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि उन्होंने मूल रूप से उस नोटिस को ही अल्ट्रा वायरस बताया है, दुर्भावना से दिया हुआ बताया है, और व्यक्तिगत दुर्भावना के आरोप भी उन्होंने स्पीकर पर लगाए। ठीक है सचिन, आप खबरों पर नजर रखिए, मेरे पास कोई सवाल होगा तो मैं आ जाऊंगा आपके पास। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया। श्याम सुंदर शर्मा आपके पास आ रहा हूँ, फिर वरुण जी को आपके पास आऊँगा। श्याम सुंदर शर्मा जी, अब अदालत के परिसर से जो भी खबर निकल कर आए कल, उससे जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है उस पर कितना फर्क पड़ता है, ये भी देखने वाली बात है। हमारे साथ जैन साहब, सुरेश जैन साहब भी बैठे हुए हैं यहाँ। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि स्पीकर अगर उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो वो अभी की उनकी सदस्यता जाने के साथ वो आगे अयोग्य हो जाते हैं, और अगर उनका जो मंसूबा है कि सरकार अल्पमत में आए उसको पूरा करना है तो इस्तीफा तो उनको वैसे भी देना है। श्याम सुंदर शर्मा, देखिए जेपी शर्मा जी, जो मैं देख रहा दिन भर का घटनाक्रम देखा और जिस प्रकार से संशोधन याचिका स्वीकार कर ली गई, उसके बाद डबल बेंच बन गई, लेकिन क्योंकि चीफ जस्टिस ने कल का समय निर्धारित किया। लेकिन ये बात सही है, जिस प्रकार से याचिका में जो चीज कही गई है कि अध्यक्ष महोदय निष्पक्षता से काम नहीं कर रहे, और जो नोटिस जारी किया है, नोटिस के लिए तो कोई ये नहीं कह रहा कि नोटिस नहीं दे सकते, उनको पूरा अधिकार है, निर्णय करने का भी अधिकार है, क्योंकि विधानसभा में सर्वा अध्यक्ष होता है और उनके निर्णय पर विधानसभा में चर्चा नहीं हो सकती। भले ही सुप्रीम कोर्ट में आप जाकर के कर सकते हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी हमेशा दायरे में रहते हैं, क्योंकि एक बार जिस प्रकार से यूपी विधानसभा ने निर्णय किया था और फिर उसमें हाई कोर्ट के जजों को बुलाया था, वो बहुत सारी चीज घटना हो चुकी है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट कोशिश ये करता है कि वो, लेकिन वो भी श्याम जी तब जब निर्णय के स्तर पर बात पहुंच जाए, अभी तो सिर्फ नोटिस दिया गया है ना। देखिए जेपी शर्मा जी, क्योंकि नोटिस को ही अवैधानिक बता रहे हैं कि नोटिस जिस प्रकार से उसमें आरोप पत्र जाना चाहिए था, और फैक्ट से जो जैसे कि नोटिस रात को कोई याचिका आती है उस पर विवेचन होना चाहिए, क्योंकि खुद विधानसभा अध्यक्ष के पास जो सचिव होते हैं वो जस्टिस होते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट जज के बराबर उनके पास होते हैं, तो उनके पास न्याय अधिकार वहां पे है, न्याय के अधिकारी मौजूद है। लेकिन इस पे इतना जल्दी विवेचन हो गया, रात को देखिए 11 बजे और 12 बजे बल्लभ नगर में एडीएम सिटी और कलेक्टर का पीए जाकर के उनकी पत्नी को कहे और फिर उनको नहीं ले तो चश्मा करके आ जाए, इस पे थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह लग जाता है। ये कोई विधानसभा के
के अध्यक्ष के ऊपर कार्यकारिणी प्रणाली की जिस प्रकार की घटना हुई है, इसलिए उन्होंने याचिका दायर करके कहा है कि हमको न्याय नहीं मिला। अब वो कह रहे हैं कि देखिएगा, उनके ऊपर आरोप ये लग रहा है कि वो पार्टी के खिलाफ एक्शन कर रहे थे, लेकिन वो कह रहे हैं हम पार्टी में निष्ठा रखते हैं। अब हिमार आप देखिएगा, जो विधानसभा में भरत सिंह जी ने विशेषाधिकार ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया, चर्चा की, बहुत सारे आरोप लगाए, सब कुछ किया। हेमाराम चौधरी ने तो बहुत कहा मेरे काम नहीं हो रहा, मुझे वीआरएस दे दो, बहुत सारी चीजें विधानसभा के फ्लोर पर कहा और सब कुछ कहा। उनके ऊपर कोई उस वक्त कार्रवाई नहीं की, कोई पार्टी ने एक्शन नहीं लिया, हाईकमान कुछ नहीं बोला। लेकिन ये लोग क्योंकि जिस प्रकार की घटना हो रही है, मुख्यमंत्री की कार्यशैली को लेकर के चुनौती दे रहे हैं। और जो देखिएगा, आप दीपेंद्र सिंह जी ने क्या कहा कि मेरे क्षेत्र में काम नहीं होते, हम मुख्यमंत्री के कार्यशैली को लेकर के हाईकमान तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। यही आपके सामने हेमाराम जी ने कहा और वीडियो भी जारी कहा, और ये भंवरलाल शर्मा ने कहा, उसके बाद रमेश मीणा भी आ गए और उसके बाद आपके मुरारी लाल मीणा भी आ गए, उनकी वीडियो आ गई। उन्होंने कहा हम पार्टी हमारी माँ है, हम उसको छोड़ नहीं सकते। लेकिन आप देखिएगा, एक तरफ तो कार्रवाई कर रहे हैं, दूसरी तरफ इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरजेवाला कहते हैं कि वो हमारे पार्टी के माननीय सदस्य हैं, आइए फ्लोर पर और विधानसभा हमारे विधायक दल की बैठक। सुरजेवाला, लेकिन श्याम सुंदर जी ये भी तो कह रहे हैं बार बार कि कई बार सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने उनसे, प्रियंका गांधी ने उनसे बात की है, राहुल गांधी ने उनसे बात की है, उनके संपर्क में है, उनको बुलाने वापस आने की अपील की है, लेकिन वो नहीं आ रहे हैं। ये बात उस वक्त भले ही हम इस बात का मर्म नहीं समझ पाए, लेकिन अब वो बात काउंट करती है अगर इस तरह की दलीलें भी एडमिट होती हैं तो। देखिए जेपी शर्मा जी, फिर आप देखिएगा, वो सही बात है, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे सचिन पायलट और अध्यक्ष, देखिए अध्यक्ष और देखिए सत्ता और संगठन में तालमेल नहीं है, और तालमेल के लिए प्रभारी बैठे हैं, प्रभारी के ऊपर आरोप लग रहा है कि आप समन्वय समिति की बैठक नहीं बुलाते। तो ये आंतरिक कलह है, पार्टी के लोगों के बीच की कलह है, उसको आप पार्टी बना करके, आप देखिए मैं तो मान के चलता हूँ, अगर इसको तो बिल्कुल सार्वजनिक हो ही गया। श्याम जी, तो आता हूँ आपके पास वापस। वरुण पुरोहित साहब, बहुत देर से आपको मैंने बिठा के रखा है, आपके पास में आ नहीं पाया, माफी चाहता हूँ। सवाल ये बन रहा है अब लोगों के जहन में कि एक तरफ ये सब चल रहा है, दूसरी तरफ अब भी आप ये अपेक्षा रखते हैं, मतलब कांग्रेस ये अपेक्षा रखती है कि बागी कैंप के विधायक वापस आ जाएं। देखिए, सबसे इतना लीगल डिस्कशन हो गया विद्वानों द्वारा। मैं आपको बताऊं, 2017 का जो मामला था, 2 राज्यसभा के जेडीयू के सदस्य, उनकी सदस्यता गई थी, उसमें आचरण और लक्षण देखे गए थे कि आप दूसरी विपक्षी पार्टियों के साथ बैठ रहे हो या पार्टी के विरोध में भाषण देने जा रहे हो। ये सब चीजें स्पीकर देखेंगे कि भाई इन्होंने क्या क्या, इनका आचरण और लक्षण पार्टी के डिसएसोसिएशन का था कि नहीं था। और इनका था, जब भी आप 2 बार विधायक दल की बैठक आप बुला रहे हो और उसमें आ नहीं रहे हैं, दूसरे स्टेट में बैठे हुए हैं, तो ये मेरे हिसाब से तो उस आचरण की श्रेणी में आ जाएगा। अब क्यों मैटर हाईकोर्ट में, उसके बारे में हम बोल नहीं सकते, सब जुडिस है वो। मेरे समझ से तो खाली नोटिस को चैलेंज किया है, जैसे विद्वानों ने बताया। मुझे नहीं लगता कि हाईकोर्ट इससे उनको कोई राहत मिल पाएगी। स्पीकर वो इंटरसेप्ट करेंगे नहीं जुडिशियल पावर्स स्पीकर के, वो लेजिस्लेचर अलग है जुडिशरी से। अब आप जो बात कह रहे हो कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी में इनको जो आने का अभी भी जो रास्ता खोल रखा है, कांग्रेस एक डेमोक्रेटिक फोरम है। हम नहीं चाहते कि लोग हमारे को छोड़ छोड़ के जाए, हम चाहते हैं अच्छे लोग कांग्रेस में जुड़े रहें। अब कोई नहीं आना चाहता है, छोड़ना ही चाहता है, तो उसका तो कोई इलाज ही नहीं है। और महत्वाकांक्षा होती है आदमी की, सबकी होती है, लेकिन आप तो ये चाहो कि आपको हर चीज ही आपको मिलती जाए, वो पॉसिबल तो है नहीं ना। पॉसिबिलिटी तो है ना, आप पेशेंस तो रखनी पड़ेगी पॉलिटिक्स में आपको। ये आपका पर्सनल मैटर तो है नहीं घर का कि भाई मैं ये चीज मैं ले लूंगा, ये मैं ले लूंगा। आप पॉलिटिक्स में हो, सामाजिक जीवन में हो, तो आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। आप पेशेंस रखते, आला कमान आपसे इतना कांटेक्ट कर रहा है, आप उससे भी ऊपर अपना ईगो को ले जा रहे हो, तो वो पॉसिबिलिटी है नहीं ना। इसीलिए तो आज इस स्तर पे आगे इनको हाईकोर्ट में जाना पड़ रहा है। ठीक है सुरेश जैन साहब, सारी चीज़ें हाइपोथेटिकल चीज़ें, स्पेकुलेशन कर लीजिए, एजम्पशन कर लीजिए, उस तरह की चीज़ें हैं। उसी की कड़ी में एक बात ये भी आज एक थ्योरी दी जा रही थी कि बागी खेमा अगर आज सरकार सत्र आहूत कर ले और कोई ऑर्डिनेंस लेकर अगर उसको विधानसभा में पास कराने के लिए फ्लोर पर लेकर आए, तो बागी कैंप का क्या रुख होगा ये तय करना मुश्किल हो जाएगा बागी कैंप के लिए। नहीं, या तो उनको पक्ष में वोट करना पड़ेगा, या फिर व्हिप के उल्लंघन में उनकी सदस्यता जाएगी। नहीं, यहाँ एक बात और भी आती है सामने कि बागी खेमा यदि प्रेजेंट नहीं होता है तो दल बदल कानून लागू होता है। हाँ। प्रेजेंट होकर सरकार के पक्ष में वोट नहीं करता है तब भी दल बदल कानून लागू होता है। हाँ। लेकिन साथ ही यदि वो इस्तीफा दे देते हैं उससे पूर्व, हाँ। तो वो कर्नाटक वाली स्थिति हो जाएगी। हाँ। कि वहाँ सदस्यों ने ये कहा कि हमने तो पहले ही इस्तीफा दे दिया था। हाँ।
स्पीकर कहेंगे कि इस्तीफा स्वीकार करना नहीं स्वीकार करना बिल्कुल अलग पहलू है। हाँ। वो स्पीकर का काम है। हाँ। और दल बदल याचिका निस्तारण करना स्पीकर की जुडिशरी पावर में है। तो इस्तीफा देने के बाद वोटिंग नहीं कर सकते ना? नहीं, इस्तीफे देकर वोटिंग तो नहीं करेंगे। हाँ। लेकिन वो स्पीकर के पास जो दल बदल याचिका पेंडिंग है वो तब भी पेंडिंग रहेगी। और वो उस पर तब भी निर्णय कर सकते हैं। जी जी, ये मेरा कहना है। भविष्य में जो इलेक्शन लड़ने वाली बात है ना वो आ जाएगी। अच्छा, इसमें भी मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा संक्षेप में सर, कि कर्नाटक वाले मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है कि स्पीकर जो एक 6 साल के लिए 5 साल के लिए या पूरे कार्यकाल के लिए उनको चुनाव लड़ने से बाधित करते हैं वो अवैध है और उनको तत्कालीन उपचुनाव लड़ने की इजाज़त कर्नाटक में दे दी है। उन्होंने उस याचिका में ये भी कहा कि इस संबंध में केंद्र सरकार अगर इस चीज़ों को रोकना चाहती है तो स्पष्ट कानून लाए, वरना आज के कानूनों के प्रोविजन में सिर्फ उनको सदस्यता से वंचित किया जा सकता है, तत्काल दोबारा चुनाव लड़ने से वंचित नहीं किया जा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट क्लियर कर चुका है, ये कर चुका है अभी इस कर्नाटक वाले फैसले में। चलिए ठीक है। एक है जैन साहब, आखिरी सवाल आपसे मेरा, आपका अब तक का कानून का, विधि का, अदालतों का बहुत लंबा अनुभव है। सरकार की तरफ से जो तैयारी दिखी है इस मामले में सत्ता खेमे की तरफ से, उसको आप कैसे रेट करते हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि महेश जोशी की ओर से जो याचिका दायर की गई वो ऐसा लगता है कि पूरी तैयारी से, पूरी विधिक राय लेकर और अच्छी तैयारी के साथ दाखिल की गई है। आज जिस तरीके से सरकार ने कोर्ट के अंदर अपने आप को डिफेंड किया है वो भी ऐसा लगता है कि पूरी तैयारी थी। सचिन पायलट के खेमे की तैयारी उसके मुकाबले कम थी, कमज़ोर थी। इस मामले में वो ज़्यादा बेहतर साबित हुए हैं। परंतु दूसरी बात ये है जी कि सरकार आज पक्षकार नहीं थी। आज पक्षकार विधानसभा के सचिव थे, जी, स्पीकर थे, राज्य सरकार आज पक्षकार नहीं थी। तो इसलिए राज्य सरकार का इन्वॉल्वमेंट अपने आप में ज़्यादा उचित नहीं था। एजी स्पीकर को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु ये कहना कि राज्य सरकार ने वहां पर नहीं, मैंने सत्ता खेमा कहा, मैंने सत्ता खेमा कहा, इसीलिए सत्ता खेमा जो है निश्चित रूप से वो एक अच्छी तैयारी के साथ गए थे। और अच्छी तैयारी, नोटिस भी उन्होंने जो बनाया वो बहुत अच्छी तैयारी के साथ बनाया है। कुछ कमियां तो हर एक में होती हैं, सब कुछ होता है कि जैसे एक दूसरी बात और है, एक इसका क्रॉस क्वेश्चन पैदा होगा, कल से कोई पिटीशन लगाएगा कि ये आपकी मीटिंग थी, आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि इनका कंडक्ट ऐसा है कि इन्होंने पार्टी छोड़ दी। इसी बदल बदल कानून में ये भी है कि यदि कोई निर्दलीय या बिना पार्टी से जीता हुआ सदस्य किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अब आपके 9 निर्दलीय सदस्य आपकी मीटिंग में, आपकी लेजिस्लेटिव जो उसकी मीटिंग के अंदर बैठे हुए हैं, निश्चित रूप से आपके साथ बैठे रहे, तो क्या उनका कंडक्ट ये जाहिर नहीं करता कि उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया? उन नो को क्यों डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता? वो अलग ठहरे हुए, वो अलग ठहरे। आप ठहरे हुए बताएं, मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा, मैं कानून की बात कर रहा हूं। कानून की बात कर रहा हूं। कल दोपहर पर सबकी नजरें टिकी होंगी। कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, राजनीतिक जो घटनाक्रम चल रहा है उसके लिहाज से, और उसके बीच में जो मोड़ आया है अदालत का, उसके लिहाज से बहुत शुक्रिया आप सभी का आज मेरे साथ जुड़ने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।